बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान में अपना बड़ा वक्त गुजार लिया, मैं आपको काबिल लेकर चलता हूँ। हमारी बुक का पेज 54 है। आई कैप ने इसे अपनी बुक में एग्जाम्पल 31 का नाम दिया। ऑटम 20 में ये क्वेश्चन आया था। जब क्वेश्चन पेपर में ही आया तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था और इसके 15 नंबर थे। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, वो हमसे क्या पूछ रहा है। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट फॉर इंक्लूजन इन OL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। शुरू करें। काबिल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19। तो इसका मतलब नोट बनाना है 31/12/19 का। स्टार्ट लूँगा QL से, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19। कल नोट का नंबर क्या दिया था इंटेंजिबल्स का जी? 9 दे दें, 22 दे दें, जो मर्जी दे दें। इंटेंजिबल्स चले, हमने 9 दे दिया। इंटेंजिबल एसेट्स बेटा बातें नहीं, अब स्टॉप, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 रुपी इन मिलियन है, राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपी। इसका एक नंबर है और कैफ में एक नंबर उससे पूछेंगे जो कभी ज़िंदगी में बेचारा 49 पे फेल हुआ। वो कहता है मैं दुनिया जला दूँ, मुझे कोई एक नंबर देते, ठीक है। तो इसलिए हिफाजत रखनी अपनी, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए भी इंशाल्लाह। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू QL इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट एज एड 31/12/18, तो ये 1/1/19 हो गया। दो हैं, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, एक ERP सॉफ्टवेयर है। ये है उनकी कॉस्ट और ये है उनकी अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट। और क्वेश्चन साइलेंट है तो ये क्या है, अमोर्टाइजेशन। तो दो हमारे पास इंटेंजिबल ओपनिंग में मौजूद है। एक का नाम है प्रोडक्ट डिज़ाइन, ओपनिंग बैलेंस बता दीजिए 750, दूसरा ERP सॉफ्टवेयर 200। दोनों की ओपनिंग अकुमुलेटेड का 7, 75, 80। एक बात जहन में रख लें, क्यूरीज आ रही हैं, टीचर असिस्टेंट ने मेरे साथ शेयर किया। ये डेबिट पोर्शन है, ये क्रेडिट पोर्शन है, ये क्रेडिट पोर्शन है। अपने फॉर्मेट पे लिख लें, फिर जाके भूल जाएंगे। इतने पोर्शन के साथ लाइनिंग डॉटेड करके कि ये डेबिट पोर्शन है। यहाँ सर डेबिट लिखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे, और अगर क्रेडिट करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो इस पोर्शन में सर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो डेबिट है, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्रेडिट है। सर इस पोर्शन में पॉजिटिव लिख रहे हैं तो क्रेडिट है, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो डेबिट है। इस पोर्शन में पॉजिटिव लिख रहे हैं तो क्रेडिट है और ब्रैकेट लगा रहे हैं तो डेबिट है। बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं। अमोर्टाइजेशन, भाई अमोर्टाइजेशन से पहले पढ़ो क्या है, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो ये ब्लॉक अमोर्टाइजेशन का नहीं है, ये ब्लॉक अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का है, जिसकी अपनी नेचर क्रेडिट होती है। ये अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट है। आज तक का इम्पेयरमेंट इसकी नेचर क्रेडिट होती है, ये बैलेंस शीट आइटम है। फिर आप कहते हैं कि फिर फॉर द ईयर क्यों लिख रहे हो जी? इसलिए लिख रहा हूं, उस एंट्री में लिखते क्या है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। इसको इसलिए लिख रहा हूं। यहां अमोर्टाइजेशन की फिगर इसलिए आ रही है क्योंकि एंट्री में अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। क्लियर रहेगा? ये कौन सा पोर्शन? डेबिट। ब्रैकेट लगाऊं तो क्रेडिट, ये क्रेडिट, ब्रैकेट लगाऊं डेबिट, ये क्रेडिट, ब्रैकेट लगाऊं आगे आए। कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018। कब? साल के पहले दिन, साल के पहले दिन। द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो इम्पेयरमेंट का चांस होता है। QL हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लो। कहता तुम जरा सुकून करो, नेट कैश इनफ्लो मैं तुम्हें दे रहा हूं फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट आर दिस एंड दिस। क्या करूं? और पोस्ट टैक्स को अब बताओ FR2 है? नहीं, FR1 है।
FR1 है भाई, इसलिए तो सुकून से बैठ के चाय पी है। इंट्रो सबसे मुश्किल, FR1 उससे आसान, FR2 सबसे आसान, C5 उसमें तो मौजे किया करना। लेकिन शर्त क्या है, इन रजिस्टर्स को अपने साथ हर वक्त आर्टिकल्स पे जहन में रखना कि यार मैं अभी स्टूडेंट हूँ। आर्टिकल पे जाके ये नहीं समझना कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आगे चलें, ये क्या है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड ऑनवर्ड। इसका मतलब आगे कैश फ्लोज नहीं है, यहाँ रुक जाऊंगा। अब उसने खेल क्या खेला, 2019 को गायब कर दिया, 2019 को गायब कर दिया। 2019 को देखें, 20, 21, 22, 23, 24। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं 19 में खड़ा हूँ। इसका मतलब 19 का यहाँ पर फिगर अभी कोई मौजूद नहीं है। इस पॉइंट को आगे चल के अभी मज़ीद डिस्कस करता हूँ। अब ये क्या है, कैश इनफ्लो, और साथ क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, कब कैपिटलाइज किया था, 2018 में, 2018 में। इम्पेयरमेंट के लिए रूल सिखाया हुआ है, पहले अमोर्टाइजेशन फिर इम्पेयरमेंट। क्या सिखाया हुआ है, दोबारा लिखे, पहले अमोर्टाइजेशन फिर इम्पेयरमेंट, पहले अमोर्टाइजेशन और फिर इम्पेयरमेंट। जब अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो साल के पहले दिन की रिमेनिंग लाइफ लेंगे या साल के आखिरी दिन की रिमेनिंग, पहले दिन की रिमेनिंग लाइफ। इसलिए कहा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन डेट पर खड़े होकर नहीं देखना कितनी लाइफ बाकी है, उस साल के पहले दिन खड़े होकर देखना है कि कितनी लाइफ बाकी है। याद है? अब मुझे बताएं, आप डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करेंगे, ईयर एंड पे 31/12/19। लाइफ कहाँ से काउंट करेंगे, 1/1/19। तो लाइफ में ये भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितनी लाइफ बाकी है, 6 साल, क्योंकि 19 छुपा हुआ है। पहले अमोर्टाइजेशन होगी और फिर इम्पेयरमेंट होगी। किसकी बात चल रही है भाई, किसकी बात चल रही है, प्रोडक्ट डिजाइन की, प्रोडक्ट डिजाइन की। अब बताएं इस पर्टिकुलर आइटम की रिमेनिंग लाइफ क्या है जब आप इसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करने जा रहे हैं, 5 साल या 6 साल, 6 साल, क्योंकि 19 में कैश फ्लो नहीं है लेकिन लाइफ तो मौजूद है। और हमने कहा था कि अदर देन यूनिट्स एंड आवर्स मेथड लाइफ ज़रूर कंसिडर होती है। हाँ, ये 2 मेथड हैं जिनमें लाइफ यूनिट्स या आवर्स में ली जाती है, इसलिए इन दोनों मेथड में अमोर्टाइजेशन 0 भी हो सकती है। बाकी 3 मेथड स्ट्रेट लाइन, WDV और सम ऑफ ईयर डिजिट में आपकी डेप्रिसिएशन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों में टाइम को बेस कर रहे होते हैं। ओके हो गया। अब आ जाए वर्किंग में। वर्किंग नंबर 1 किसे डेप्रिशिएट कर दूं, जल्दी से बता दें, प्रोडक्ट डिजाइन को, अमोर्टाइजेशन। जब मैं डेप्रिसिएशन कहूँ ना तो टोकना नहीं है, आई कैप खुद इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेता है। जी भाई, कॉस्ट कितनी थी, 750, अभी तक की अक्यूमुलेटेड, ये क्या बचा, WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी, 6, बोलें जी, 112.5। अब अगर मैं कहूँ कि ड्यूरिंग द ईयर अमोर्टाइजेशन 112.5 है तो किसी को एतराज़ तो नहीं है भाई, किसी को एतराज़ तो नहीं। आ जाएं, कितनी लिखूं प्रोडक्ट डिज़ाइन में, देखें कोई एडिशन तो नहीं हो रहा प्रोडक्ट डिज़ाइन में, नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 112.5। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे कंक्लूड कर दूं, क्योंकि हो सकता है इम्पेयरमेंट हो जाए, क्या हो जाए, और ये सिग्नल बता रहा है, ये सिग्नल बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, कंपटीशन की वजह से इम्पेयरमेंट हो सकती है। जी सर, वहाँ पर उन्होंने लिखा है यूजफुल लाइफ 10 साल 18 में कैपिटलाइज किया था, 1 साल वो निकाल के इसके पीछे 9 जी,
याद रखिएगा, जब कंपटीशन होगा तो लाइफ जब इनडेफिनिट से फाइनाइट जाएगी तो ये भी तो हो सकता है कि लाइफ फाइनाइट से जिस लेवल पे थी उससे कम हो जाए, और सिग्नल बता रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट का क्या आ गया, कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन की वजह से इस लाइन को मैंने फोकस किया, इसको फोकस नहीं किया। हाँ, अगर ये पॉइंट ना होता फिर किसको लेके चलता, ओरिजिनल एस्टीमेट को। इसका मतलब एस्टीमेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है भाई, लिख लीजिए ये पॉइंट भी। अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन आ गया तो हम ओरिजिनल लाइफ पर नहीं रुकेंगे। अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन आ गया तो हम ओरिजिनल लाइफ पर स्टे नहीं करेंगे। अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन ना होता, क्या बोला, अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन ना होता तो फिर 10 साल को ही फोकस करके चलते। आगे कहीं मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन की कोई इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है मुझे इसे टेस्ट पे लगाना है, किसके, इंपेयरमेंट के। और इंपेयरमेंट के टेस्ट से पे जाने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए जी, क्या चाहिए, WDB आ जाएंगी, वर्किंग नंबर 2। किस डेट की WDB चाहिए, 31/12/19 की चाहिए। तो सर अंसारी शाबाश, मेजरमेंट डेट 750 कर दीजिए, -75 कर दीजिए, -112.5 कर दीजिए, बोलिए 562. ये क्या है, ये WDB है, किस डेट की, मेजरमेंट डेट 31/12/19। ओके हो गया। अब मुझे क्या चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए, नहीं, इसको WDB को किससे कंपेयर किया जाता है, रिकवरेबल अमाउंट से। अब मैं चला क्या ढूंढने, रिकवरेबल अमाउंट। सीक्वेंस में चलें, कोई जल्दी ना करें, आराम आराम से चलें। हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अगर आप गौर से देखेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मौजूद नहीं है, तो जो वैल्यू इन यूज आएगी वही हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी। तो मैं आ गया 3.1 में, क्या ढूंढने के लिए, वैल्यू इन यूज ढूंढने के लिए। T0, T1, T2, T3, T4, T5 भी है, T5। T0 क्या है, 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23 और फिर 31/12/24। एनविटी का कॉन्सेप्ट याद है भाई, एनविटी का कॉन्सेप्ट याद है। किसी क्वेश्चन में आएगी तो मैं करवा भी दूंगा और एनविटी फैक्टर भी रिवाइज करवा दूंगा। अभी एनविटी नहीं है, नॉर्मल सिंगल कैश फ्लो आ रहे हैं, इसलिए मैं डिस्काउंट फैक्टर का सहारा ले रहा हूँ। बताएं जी, T1 का कैश फ्लो 190, फिर रेट कौन सा यूज करो, 12%, बोलिए 892, 797, 7117। बच्चियां सुबह को ही एक दूसरे को फ़ोन कर देती हैं, आज सर अंसारी को ना मिलकर डिस्काउंट फैक्टर पे फंसाएंगे, तुम सारी बोलना ताकि उन्हें पता ही ना चले कि क्या बोल रही है, ठीक है। और इसकी लीडर है शेख बच्ची जी, शेख बच्ची बोलें 635। नेक्स्ट बेटा 567। फाइनल आंसर बता दें, अब आप सब बड़े हो गए।
सेवन 14 कर दें, फिर वहाँ पे डेसिमल का मसला पड़ेगा। चले, बहुत शुक्रिया। ओके हो गया। तो सर अंसारी बेचारे आखिरी टाइम पे अहमद के हाथों बच गए। ठीक है, अब अहमद भाई जाग रहे हो ना? अहमद भाई जब उधर आए थे ना, जब इनका इंट्रो का बैच था, तो शुरू में ना ये अहमद भाई को बड़ा तंग करते थे। अहमद भाई कहते थे सर बड़ा प्रेशर डालता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने कहना शुरू किया, या सर वो तो बच्चा बहुत अच्छा है। बेचारा थोड़ा परेशान था, अब सेट हो गया। अब माशाल्लाह R2 में भी पहुंच गए, मैनेजमेंट की या टीचर की एडवाइस सुन के। ठीक है, हम आपको कहते थे डरो मत, बैच 28 से बात कर रहा हूँ, डरो मत। और देखो 45 दिनों में माशाल्लाह तुम R2 में बैठे हुए हो, PRC भी गया, FR1 भी गया, माशाल्लाह FR2 में बैठे हुए हो। तो कभी भी कोई बड़ा कहे ना तो उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि बिन देखे के सौदे में हमेशा फ़ायदा होता है। अल्लाह करे हम ईमानदारी से आपको मशवरे देने वाले हो इंशाल्लाह। ठीक है, अब आ जाए भाई, कौन है WDV लेस, आवाज़ ही बंद हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस। मैंने पहले कहा था अपने आप को बड़ा मत समझे, अभी आप बहुत छोटे हैं। हाँ, बिल्कुल छोटा समझ के चलेंगे, इंशाल्लाह जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, WDV बोलो, 562.5 जी। रिकवरेबल अमाउंट 514, 48.5। एंट्री बता दें सर, एंट्री भूल गए। शाबाश। तो रीवैल्यूएशन तो इसमें नहीं हो रही, कोई एक्वायर भी नहीं हुआ। चलें जी, फिर बताएं। 7। ये क्यों दीवानगी की इंतहा कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें लिखे जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी दिमाग के अंदर बैठ जाए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। जिस क्वेश्चन में जो आएगा वो पुट। ठीक है, अब आ जाए, ट्रांसफ़र नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, टोटल करें 1 7 ब्रैकेट लगा दो। अब ब्रैकेट क्यों लगाते हैं अंसारी साहब? आप हमें पागल कर देंगे। भाई साहब इसलिए पागल कर रहा हूँ क्योंकि WDV पे जाने के लिए इसमें से ये माइनस होना है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये डेबिट टोटल है, ये क्रेडिट टोटल है। डेबिट में से क्रेडिट अकाउंटिंग में हमेशा माइनस होता है, नेट ऑफ होता है। अब बताएं, कोई पुराना इंपेयरमेंट पड़ा था ड्यूरिंग द ईयर? है कितना? 48.5। ब्रैकेट लगा दो। क्यों सर? ये डब्बा क्रेडिट है, यहां जब लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि इसने माइनस होना है कॉस्ट में से। जी, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, 48.5 ब्रैकेट लगाएं। कैरिंग वैल्यू 500। ये देखें, ये 514 आ गया। यहाँ तक ओके हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइन में इम्पेयरमेंट रिवाइज हो गई, हमें अमोटाइज करना भी आ गया। इम्पेयरमेंट का अगर सिग्नल आ जाए तो अमोटाइजेशन ओरिजिनल लाइफ पर नहीं होगी। कौन सी लाइफ पर होगी? रिमेनिंग लाइफ पर, क्योंकि एस्टीमेट रिवाइज हो गया। जी, इम्पेयरमेंट के कैश फ्लोज को देख कर लिया करेंगे। ठीक है जी, लाजमी बात है। वो करंट ईयर इसलिए आया है क्योंकि हमने जो अमोटाइजेशन है उसके लिए लाइफ साल के पहले दिन की देखनी होती है। जी अब्दुल्ला? नहीं, टेंजिबल के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल। जी, इसलिए कि जब रीवैल्यूएशन होती है तो उसको उसकी WDV पे लाना होता है। और कोई भी WDV कैसे आती है? कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड अमोटाइजेशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मार्केट में R2 R1 के लेवल पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें रीवैल्यूएशन करवाने जा रहा हो और अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस पड़ा हो। मैंने एक क्वेश्चन बनाना शुरू किया है, मैं उसे बनाकर इंशाल्लाह असेसमेंट में दूंगा। कोई देगा ऐसा गैस? मैं खुद कह रहा हूँ यार, मैं दूंगा यार। जी मेरी जान। जी जी, नोट में आ गया, इसलिए तो ट्रांसफ़र लिखा है। पहले कभी ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं मार्केट में, लेकिन मैंने फॉर्मेट बनाना शुरू कर दिया क्योंकि R2 कहीं पे भी खेल सकता है हमारे साथ। ठीक है जी। अगर 2025 के बाद उसके इनफ्लोस मिल नहीं है, अगर आउटफ्लोस होते हैं तो हम उसे लाइफ में शामिल लाजमी बात है, लेकिन उसमें फिर हमारे पास एडिशनल इनफ्लो आने के बजाय आउटफ्लो आ रहा होता, लेकिन वो लाइफ का
पार्ट होता। तो सिर्फ इनफ्लो से लाइफ नहीं बनती, आउटफ्लो से भी बनती है। जैसे इस वक्त तुम अपने अम्मा अब्बा की क्या करवा रहे हो, आउटफ्लो करवा रहे हो, लेकिन लाइफ का पार्ट है। फिर इंशाल्लाह तुम अपने अम्मा अब्बा की ATM मशीन बन जाओगे, वो भी लाइफ का पार्ट है। तो स्टूडेंट आम लोगों से उल्टा होता है, ठीक है। आम प्रोडक्ट पहले फ़ायदा दे रहा है, बाद में उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज आ रही है, किलिंग स्टेज। MFA के टीचर अदनान साहब या अशरफ रहमान साहब आपको सिखाएंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, किस वक्त MR = 0 है, किस वक्त MR = MC है। ये सारी कहानियाँ वो आपको बताएंगे जब वो BM वाला पोर्शन MFA में करवा रहे होंगे, ठीक है। मेरे साथ वास्ता पड़ा तो मैं करवा रहा हूँ। आगे आ जाओ। जी मेरी जान, पहले बताएं हैं कौन? जी मेरी जान। नहीं, इम्पेयरमेंट हमेशा ही ईयर एंड पर होती है। जिस वक्त खड़े होकर आप मेजरमेंट डेट पर देख रहे होते हैं कि कैश फ्लोज कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एट द एंड ऑफ ईयर कर रहे होते हैं आप। ईयर स्टार्ट में करेंगे तो उस वक्त आपके पास क्वेश्चन में बताएगा, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब भी इम्पेयरमेंट कब हो रही होती है, साल के आखिरी दिन। 1 जनवरी 19 QL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। फिर वो कल वाला पॉइंट आ गया, एग्रीमेंट में दाखिल हुआ। एग्रीमेंट में दाखिल हुआ, शेक हैंड किया, बातचीत की, चला गया तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं। एग्रीमेंट हुआ, पैसा दिया एडवांस पे, अब एंट्री पास होगी। तो एग्रीमेंट को ध्यान से देखना। जज़ाकल्लाह। ऑन 1 जनवरी 19 साल के पहले दिन QL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस का मतलब अलहदा existing ERP software with a new ERP software at a cost of 360 का खरीद रहा हूँ। ये इसकी परचेज प्राइस है, ये इसकी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 40% पेमेंट वाज मेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब 40% इस दिन पे कर दिया, भाई कर दिया। 360 का 40% 144। R2 के लेवल पे जाके कैलकुलेटर को ज़रा थोड़ा सा बैक हैंड पे लेकर जाओ। कोशिश करें टीचर की तरह कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन की आदत बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये आदत पक्की हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें प्लीज़। 40% पेमेंट मैं 1/1/19 को दे रहा हूँ, वाज मेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाइल द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन 31/5/19 को। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई होगा 31/5/19 को। लिख लीजिए एग्जाम फोकस पॉइंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब अप्लाई कीजिएगा जब बात 1 साल से आगे चली जाए। लिख लें, अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट कर रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी कंसीडर ना कीजिएगा। अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट कर रहे हैं, 2nd 3rd इंस्टॉलमेंट, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर ना कीजिएगा। अगर 1 साल के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अगर 1 साल के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कीजिएगा। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट रेट, सब्जेक्ट टू, बोलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट रेट। अगर डिस्काउंट रेट ही नहीं दिया तो फिर आप चाहकर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर सकेंगे। फिर आप एग्जाम में एक नीचे नोट लिख कर आएंगे। क्या नोट लिख कर आएंगे? इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट टाइम वैल्यू मनी इफेक्ट इज इममटीरियल। उसके डिस्काउंट रेट की नॉन अवेलेबिलिटी पर आप ये कहेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो इम्पैक्ट है वो इममटीरियल है। कब इममटीरियल होता है? याद देखिएगा, जब डिस्काउंट रेट बहुत छोटा हो, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत कम हो। एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक RPI होता है। ये भी आपको MFA के टीचर सिखाएंगे जब वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखा रहे होंगे, और परचेज पावर पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी सिखा रहे होंगे। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी सीखा हुआ है, लेकिन MFA के टीचर भी आपको इस एरिया पे लेकर जाएंगे। वहाँ पर हम डिस्काउंट रेट वगैरह कैलकुलेट करना सिखाते हैं।
लेकिन जो बातें मैं R2 में बोल रहा हूँ ये R2 में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि अब बड़े हो गए तो मैं साथ इंटीग्रेट करता जाऊंगा, MFA वाले ये बता रहे होंगे, कॉस्ट वाले ये बता रहे होंगे, ताकि पूरा एक्सपोजर आपके सामने हो कि बिजनेस मूव कैसे कर रहा होता है। ये अल्लाह का करम है, मैंने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे आइडिया रहता है कि रिपोर्टिंग और रनिंग और फाइनेंस इन तीनों का आपस में लिंक क्या बनता है। ठीक है, गौर से सुना करें ये बातें, ताकि MFA के टीचर बोलें या कॉस्ट के टीचर बोलें तो आपको पता हो यार स्केच हमारे पास मौजूद था। आगे आ जाए भाई। द एंटायर, एंटायर कौन होता है? सारे का सारा। एंटायर मीन सारे का सारा, कंप्लीट 100%। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस, यू आर रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनेहार बच्चे, होनेहार बच्चे, ग्रेब वाटर के बच्चे। बोलू तुमने ग्रेब वाटर पिया था बचपन में? होनेहार बनेगा, मम्मा का लाल बनेगा, श्रीलैक खाएगा। और तू श्रीलैक तो नहीं खाता अभी, छोड़ दिया? चलो भाई आ जाओ श्रीलैक बच्चों, माइलो बच्चों, कहाँ गए? होनेहार बैंक से कितने % पे? बताएं जी, जनरल या स्पेसिफिक? जनरल के 4 रूल। ये दरमियान वाले भाई, ये बिल्कुल, हाँ खड़े हो जाए। साथ वाले भाई, इधर वाले, इधर वाले भाई साहब, इधर वाले जी भाई साहब, ये क्या बोल रही हैं बच्चियां पागल? हाँ एक चीज बोल गई, ये तो 3 है, ये 4 बोल रही हैं। भाई साहब रेट भी तो चाहिए होगा ना, और यहाँ वो रेट ऑलरेडी क्या है क्वेश्चन में, अगर ना होता तो मैं तशरीफ रखें, ये मैंने सिखाया हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना। R2 के लेवल पे कैपिटलाइजेशन रेट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाएगा, वो इतना लाएगा कि रेडीमेड चीज़ें हों तो तुम्हें R1 रिवाइज है या नहीं है। अब बताएं 360 मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स की या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज है 360, और इसी को कैश प्राइस कहते हैं, इसी को कैश प्राइस कहते हैं। और उसने कोई पॉइंट नहीं रखा कि ज़्यादा ले रहा हो, वो कह रहा है 40% इधर है और रिमेनिंग का मतलब 60% वो इधर है। अब इस 360 में क्या करूँगा? ऐड करूँगा क्या? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। मेरे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी? ERP सॉफ्टवेयर की। नए की पुराने की? नए की। तो आए वर्किंग नंबर 5, कॉस्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर, कॉस्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। बेटा बातें नहीं प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ 100 लेक्चर है मेरे पास, काइंडली बातें नहीं करना प्लीज जी। $360 एड बोरिंग। ग्रुप ए कर रहे थे तो R1 सबसे लेंथी था, ग्रुप बी कर रहे हो तो R2 सबसे लेंथी। ये किस्मत की बात है, C5 करोगे तो एडवांस रिपोर्टिंग सबसे लेंथी होगा। ये तकसीम होती है कि कौन सा पेपर कैसे हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपके पास टाइम नहीं है, और मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा नहीं बुलाना, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। आओ जी, कितने पैसे निकाले गरीबो? 360 का 40% इनटू कब निकाले? 1/1/19 को। अब आगे चलते हैं। द सॉफ्टवेयर बिकेम, 12 महीने नहीं, द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन, यानी 31/10/19। कितने महीने? 10/12। 10/12 कितना है बेटा? 18। फिर 360 इंटू 60% इंटू 15%। कब निकाले? कब निकाले? 1/6/19। 1/6/19। और रेडी कब हुआ? 31/10/19। बोले 5 बटा, बोलो नाने शरारतें करते हैं उस्ताद के साथ। 391.5। ये क्या आ गया? ERP सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, ठीक है। इसको एडिशन में डाल दीजिए। खरीदा है तो सेपरेटली एक्वायर्ड पे डाल दीजिए, कितना?
391.5। बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं आया, इंटरनली जनरेट भी नहीं हुआ, ट्रांसफ़र का कोई केस नहीं है, रिवैल्यूएशन का कोई केस नहीं है। अब आगे चलते हैं डिस्पोजल पे। जी नहीं, सॉफ्टवेयर को तो कर सकते हैं, 5 आइटम को नहीं कर सकते ना। भावलपुर में मैंने होल्डिंग लगवाई है 5 आइटम। अब ये 7 वाली अहमदपुर वाली बताए होल्डिंग पे क्या लिखा हुआ है? जी नेम, गुडविल, ब्रांड, मेथड्स और पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। और अगर इन्हें हमने बाजार से खरीदा, ओके हो गया, चलें। और सॉफ्टवेयर उन 5 की लिस्ट में नहीं है तो हम इसको इंटरनली जनरेट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने खरीद लिया। QL एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ, अब इसने अमोर्टाइज होना है कितने सालों में? 9 सालों में। कब से ऑपरेटिव हुआ? 1 नवंबर से, तो पहले साल अमोर्टाइजेशन। ओके, अभी जाने वाले को देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पुराना है, लिख लें एग्जिस्टिंग मीन पुराना, एग्जिस्टिंग मीन पुराना। स्पीड तेज हो तो बताइएगा, स्लो पे नहीं बोलना। द एग्जिस्टिंग ERP सॉफ्टवेयर विल बी कंटिन्यूड टिल 31/12/20। कुछ याद है कल? कुछ याद है कल का? मैंने कहा था क्वेश्चन साइलेंट हो तो जिस दिन नया आएगा पुराना चला जाएगा। खामोश हुआ तब भी ऐसे ही होगा, आज तो खामोश नहीं है। इसका मतलब 2 महीने के लिए ओवरलैप करवा रहे कि भाई ज़रा पुराने से काम चलाते रहो, ये ना हो किसी वक्त भी जाकर नया सॉफ्टवेयर साथ छोड़ जाए। हाँ, जब ये हमारी फैमिली में यूज टू हो जाएगा फिर हम पुराने को निकाल देंगे। अब बताओ पुराने की अमोर्टाइजेशन कितनी लूँ? पूरे साल की, और नए की 2 महीने की। पुराना कौन है? पुराना ये है, पुराना ये है। ओके, चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो। वर्किंग नंबर जी, हेल्ड फॉर सेल कहाँ पे लिखा हुआ है? रिप्लेस करना है ना, और कब तक यूज करेगा? कह रहा है मैं क्या करूंगा? सॉफ्टवेयर विल बी कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब यूज होता रहेगा। अगर वो कहता है मैंने हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो पहली बात ये R2 के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम सीख लेंगे आगे चल के कि जब वो अगर कह देगा हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो उसे साइड पे रख देंगे और उसकी अमोर्टाइजेशन को रोक देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। जल्दी से कर दें सब बच्चे, सबको करने दें सर। 1 मिनट जी, किसका? नहीं, इसका डिस्पोजल यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अभी करेंगे रिकॉर्ड जी। इसको बाहर निकालेंगे, वेट कीजिए, अभी धक्के दे के निकालता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप सुने, 1 मिनट जरा। एक ही लहक में आप इतने सवाल पूछेंगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? एक दफा सुने क्या कह रहा है। द एग्जिस्टिंग ERP सॉफ्टवेयर विल बी कंटिन्यूड टिल 31 दिसंबर 20। और कंटिन्यूड से कहीं डिस्पोजल का वर्ड नहीं आ रहा। अगर यहाँ कह देता कि डिस्पोज ऑफ कर दिया या रिडंडेंट कर दिया, रिडंडेंट करता तो ये चला जाता, कुछ ना देकर जाता। डिस्पोज ऑफ किया तो चला भी जाता, कुछ दे भी जाता। हेल्ड फॉर सेल किया तो यहीं पड़ा रहता और अमोर्टाइज होना रुक जाता। तीनों बातें लिख लें। डिस्पोजल होता तो जाता और कुछ पैसे देकर जाता। डिस्पोजल होता, बोलें, डिस्पोजल होता तो जाता और कुछ पैसे देकर जाता। डिस्पोजल होता तो जाता और कुछ पैसे देकर जाता। रिडंडेंट होता तो सिर्फ जाता, कुछ ना देकर जाता। रिडंडेंट होता तो बोले सिर्फ जाता, कुछ ना देकर जाता। जैसे मेहमान बचपन में आते थे, कुछ देकर जाते थे हम छोटे छोटे बच्चों को, और कुछ वैसे ही चले जाते थे। फिर हम कहते थे मेहमान बहुत ही गंदा है, कुछ भी नहीं देके गया, ठीक है। मेहमान भी हमें वो अच्छा लगता था जो हमारे लिए कुछ लाता भी था और जाते हुए कुछ देख के भी जाता था। वो मेहमान ही चले गए, क्यों? क्योंकि हमारे मेज़बान ही बदल गए। पहले माँ बाप जो है वो मेहमान नवाजी करते थे, अब वो जितने मसरूफ़ होते जा रहे हैं, यंग जनरेशन क्या कहती है जी, पैकेज है ज़रा
वाईफाई का पासवर्ड देना या हॉटस्पॉट दे दो। है मेरे बच्चे, क्या मांगता है मेहमान से, चॉकलेट या हॉटस्पॉट? अब वो ना मांग ली मेहमान से, जी ज़रा कुछ सोचे मेरा, है ज़रा ऊपर नहीं जाना अभी मेहमान से, चॉकलेट पे और हॉटस्पॉट पे रहना, फिर मांग लेंगे, पहले क्वालिफाई कर लो, ठीक है। चलो क्या लिखा है, रिडंडेंट होता तो सिर्फ चला जाता, कुछ ना दे के जाता। अब अहमद ने पूछ लिया, वैसे ये CFAP का पॉइंट है लेकिन लिख लीजिए, हेल्ड फॉर सेल करता तो रुक जाता लेकिन अमोर्टाइज ना होता। अगर हेल्ड फॉर सेल होता तो क्या करते, रुक जाता लेकिन अमोर्टाइज ना होता। ये कहलाता स्टोर में फेंक देते और इसे क्या कहते, इंतज़ार कर, कोई आएगा बायर तो हम तुझे बेच देंगे। जी ठीक है, तो अभी तुम लोग कौन हो, ये सारे मेरे बॉयज कौन है, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है। तो CFAP पे मैंने तुम्हारी सेल लगा देनी है इंशाल्लाह। चलो भाई, अमोर्टाइज नहीं होते इंशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी लंबी ज़िंदगी दी हुई है तुम्हें, इनडेफिनिट लाइफ पे आए हो। चलो भाई कर दें जल्दी से, वर्किंग नंबर 6, अमोर्टाइजेशन ऑन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस किसका, बोले अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस किसका, ERP सॉफ्टवेयर। बातें नहीं बच्चों, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग और फिर ऑन एडिशंस। चलें भाई, ओपनिंग बोलें जी, बोलें जी, जी 20, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, कब लिया था इसे, कोई ऐसा सिग्नल मौजूद है भाई, कब खरीदा था इसे पुराने को, ऐसा कोई सिग्नल मौजूद है भाई, कोई ऐसा सिग्नल मौजूद है नहीं। नया कितने का आया, उस पर रेट क्या लगाऊं, 9 साल की लाइफ, और मल्टीप्लाई किससे करूं, ज़रा कीजिए जी, 7.25। एक और एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें, जब कभी एग्जिस्टिंग और ओल्ड की स्टोरी चलेगी, जब कभी एग्जिस्टिंग और बोलें ओल्ड की स्टोरी चलेगी, ओ भाई एक मिनट, जब कभी एग्जिस्टिंग और न्यू की, ओ भाई जब कभी एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग की लाइफ चेंज कर देगा, और एग्जिस्टिंग की लाइफ चेंज कर देगा, एग्जिस्टिंग की लाइफ चेंज कर देगा, तो एग्जिस्टिंग की अमोर्टाइजेशन, शाबाश, एग्जिस्टिंग की अमोर्टाइजेशन किस पर होगी, रिमेनिंग लाइफ पर, किस पर, रिमेनिंग लाइफ पर। समझिएगा, मैं और आप सारे इसको 31/12/19 समझ के चल रहे थे, ये क्या लिखा हुआ है, 31/12/20, 31/12/20। अब बताएं, यहां मैंने लाइफ क्यों 6 साल कर दी थी, इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन नजर आ रहा था। लाइफ ओरिजिनल कितनी थी ERP की, 8 साल। वो कह रहा है कि पुराना कब तक यूज होगा, 31/12/20 तक। मैं कहाँ खड़ा हूं, 1/1/19, 31/12/19 नहीं कहना अमोर्टाइजेशन के लिए, फिर गलत हो जाएगा, फिर तुम कहोगे 1 साल बाकी है। इसे कहां से काउंट करना था, 1/1/19 को। कितना टाइम बाकी है, 2 साल बाकी है। और जब रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी, डेप्रिसिएशन का फार्मूला कौन सा लगेगा, WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ। क्या एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाया, जब एग्जिस्टिंग और न्यू की स्टोरी चलेगी और एग्जिस्टिंग की लाइफ चेंज हो जाएगी, और एग्जिस्टिंग की लाइफ चेंज हो जाएगी, तो हम रिमेनिंग लाइफ पर अमोर्टाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ पर अमोर्टाइज करेंगे। अब यहाँ ऊपर एक मिनट बेटा, WDV आनी है, कितनी है, ये तो 200 कॉस्ट है,
अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 80, ये WD भी आ गई, डिवाइडेड बाय 2, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं, कितना बना 60, नया कितने का आया 390.5, लाइव मल्टीप्लाई बाय कितना बना 7 पॉइंट, टोटल करें जी। भावलपुर वालों पूछिए। लाइफ चेंज किधर हुई है? आप अपने भावलपुर की यादों में बैठी हुई हैं, यहाँ तो जिंदगियां चेंज हो गई हैं बेटा। पढ़ें ज़रा, अगर आप वापस आ गई हो तो, जहाँ से ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा ख़त्म किया था पिछली यादों का, आगे पढ़ें। अब आपसे इसी अंदाज में बोलना पड़ता है ना, ये हो तो मैं देसी ज़बान में बोल लूँ। जहाँ से दिल चाहे पढ़ें मैडम, जहाँ से आप पढ़ेंगी वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। ओ ना बीबी, इतना पुराना तो नहीं हूँ मैं, यहाँ से पढ़ें आप। ओहो, आपकी बुक में ये लाइन ही नहीं है। 20 तक चलेगा। आप कहाँ खड़ी हैं? 1/1/19 पे कितनी लाइफ बाकी है? तो मैंने 2 साल पर अमोर्टाइज कर दिया। इसमें है ही नहीं कुछ, इसलिए परेशान ना हो जी, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी डेट बता रहे हैं ना कि इसके बाद इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हम उसकी यूजफुल लाइफ पर ही अमोर्टाइज करेंगे। वो कितनी बाकी है? 2 साल। आ जाएं भाई, लिखवाएं जी ERP सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन। 1 मिनट बेटा, 67 पॉइंट, ट्रांसफ़र रिवैल्यूएशन डिस्पोजल नहीं है, बोले 1, इधर ऊपर बताएं, ब्रैकेट लगाएं। अमाउंट इम्पेयरमेंट तो नहीं है, चले जी, नॉट एप्लीकेबल 444 जी। अहमदपुर वालों आप पूछिए बेटा। जी दी हुई है जी, वाकई 2 साल नहीं। जब उसने यहाँ पर कहा तो ये चेक कर लीजिए, 200 डिवाइडेड बाई 8 करें, 1 साल की अमोर्टाइजेशन 25, ये 80 आ रहा है। इसका मतलब 3.25 समथिंग उसने लाइफ गुजारी हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं नहीं लाया, मैंने यहाँ से फिगर को लिया। ठीक है, वो मैंने आपको FR1 में सिखाया हुआ है। अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय एक्सपायर्ड ईयर्स, यहाँ से डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाती है। ठीक है, और एक हमने नोट भी बनाया था जिसमें वो लैंड और बिल्डिंग था, 16,000 का सरप्लस पड़ा था। हमने कहा था 4 साल गुजर चुके हैं। जब ये ओरिजिनली रीवैल्यू हुआ था तो ये 20 पर हुआ था। तो पुरानी यादें ना किया करें, कुछ कुछ होता है। चले आगे चले भाई। अब आगे कुछ पूछा कोई? चलो, 1 जनवरी 19 QL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 600 मिलियन। अमीर आदमी है, क्या एक्वायर किया? कितने का? कितने साल के लिए? QL made an initial payment of 100 million and the remaining will be paid in 2 equal installment on 1/1/20 and 1/1/21. Cash price equivalent of the license is 520. शुक्र है उसने हमें खुद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो कैलकुलेट करके दे दी, उसी को कैश प्राइस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ कहीं हम इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे। यहाँ तो कैश प्राइस कितनी है? 520। वो इंटरेस्ट जो भी होगा वो उसने नहीं बताया और मेरा उससे लिंक भी नहीं है, क्योंकि नोट में इंटरेस्ट एक्सपेंस आना ही नहीं है। मुझे तो कैश प्राइस चाहिए थी। मैंने कितने में ख़रीदा? ओपनिंग था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया, सेपरेटली एक्वायर किया, कितने का? 520। जो चीज़ रेडीमेड अवेलेबल हो जाए उसकी टांगे नहीं तोड़नी आपने। आप कहें नहीं अंसारी मैं खुद चलूँगा, फिर चलते रहो, खुद ही कहीं पहुँच ही जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कैश प्राइस गिवन है, एज इट इज़ ले लूँगा। अगर ना होती तो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, जितना पैसा दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ओके, आगे जी बेटा बातें नहीं। 5 साल की एक्सपायरी पर लाइसेंस क्या हो सकता है? फॉर फर्दर एड एंड मिनिमल, बोलो ऐसे बोलते हैं मिनिमल। हाँ लिखो, इनसिग्निफिकेंट का दूसरा नाम मिनिमल।
सीए के स्टूडेंट अपनी यंग लाइफ मिनिमल लेवल पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के ये 5 साल तुमने किसे दे दिए? सीए को, और 5 का 50 मिलेगा इंशाल्लाह। 5 साल दे दो, 50 साल इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। शर्त ये है कि अल्लाह की मदद साथ रहे, ठीक है। तो लिख लें इनसिग्निफिकेंट का मतलब मिनिमल। अब बताएं जी रीन्यू करवाएंगे या छोड़ दूं? अभी ना सोचूं जी, मैं कह रहा हूं मैं करवाऊंगा। जब मैं ये कह रहा हूं मैं करवाऊंगा तो अब लाइफ में ओरिजिनल नहीं लूंगा, रीन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट दरमियान में अप्लाई कर दूंगा। अब क्या कहता है, कितने की होगी? 15 मिलियन की। क्यूएल, अच्छा ये कब पे करूंगा? 5 साल के बाद। तो अभी इसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अभी की कैश प्राइस में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, जब 5 साल बाद ये पे करूंगा तो एंट्री सिखाई दी आज से 3 रीन्यूअल एक्सपेंस डेबिट, और अगर ये कंसिडरेबल हो तो उस वक्त ऐसा डेबिट, और उससे पहले की लाइफ पूरी हो चुकी होगी। जितने साल के लिए रीन्यूअल करवाऊंगा, नई कॉस्ट जो कैपिटलाइज की उस पर अमोटाइज कर दूंगा। आ गया आपको अल्लाह के फजल से। एंड सेल इट एट द एंड ऑफ, तो अभी कितने साल लेके चलूंगा? 8 साल। कितने साल लेके चलूंगा? 8 साल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं है, क्यूएल ने एस्टिमेट किया कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइसेंस विल बी 80 एंड 60 मिलियन एट द एंड ऑफ 8th एंड 10th। क्या करूं? इग्नोर मारे सर, एक्टिव मार्केट नहीं है तो हमारा एस्टिमेट मैटर नहीं करता, थर्ड पार्टी आके कह देती तो हम मान लेते। ओके हो गया। इसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर दो जल्दी से, सबको करने दो भाई, सबने फ़ी दी हुई है, बड़ी मुश्किल से फ़ी देते हैं वाली साहब भाई, सबको करने दो। कितना आया? 60, जल्दी से कर दें। गिरा लोगे नोट को? अगर आ गया तो गिरा लेना इंशाल्लाह। आओ भाई, कितने का खरीदा? डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन तो नहीं है? आंसर कुछ बच्चे बच्चियां ऐसे फेस एक्सप्रेशन के साथ क्लास पढ़ते और पढ़ती हैं ना, यकीन करें मुझे डर लगता है किसी दिन उठा के ना इन्होंने कोई चीज़ मुझे मार देनी है, वल्लाह यकीन करें। तो थोड़ा सा फेस ऐसा रखा करेंगे मुझे हो कि आप शौक से पढ़ रहे हैं, खौफ से नहीं पढ़ रहे। तो बिरयानी भी खिला देंगे भाई साहब आपको, उस दिन खाई नहीं आपने? जर्दा यार, कौन है? अरसल यारी ने जर्दा खिलाना है, ठीक है, इनसे वादा था पिछली क्लास में, और देग वाला खिलाने है, मलिक साहब को कह देना। ड्यूरिंग द ईयर बोले, चलो क्या कह रहा है? फ्राइडे को कर लो। क्यों भाई साहब, कोई खास बात? अच्छा जी भाई, इम्पेयरमेंट तो नहीं हुई इसकी? माइनस कर दे 400, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो टोटल बनाते हैं? बना लोगे। अब 9.1 तुम खुद फिल कर दो जल्दी से, वो छोटा सा तड़का जो लगाते हैं, जल्दी से तड़का लगा दें। मेजरमेंट बेसिस लिखें, यूजफुल लाइफ लिखें, रेट लिखें जल्दी से। रिवैल्यूएशन मॉडल तो किसी पे भी नहीं लगा, बस जल्दी से कर दें। कॉस्ट मॉडल है चारों पे, तीनों पे, जल्दी कर दें बेटा, बातें नहीं। पिछली दफ़ा जो सेशन अभी एंड हुआ है उसमें तकरीबन 114 लेक्चर बने थे। अरसल साहब 114 के करीब थे, 114 लेक्चर्स थे, ठीक है भाई। उनकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई थी, आपकी भी नहीं होगी,
114 के करीब जहन में रखें लेक्चर्स होंगे। ऊपर अगर आप कहेंगे तो कोई मसला नहीं है सर, 100 के ऊपर मैं रिवीजन में डाल के चलता हूँ, टेंशन ना लें आप। जैसे हम लोग इंटरनेशनल जब फ्लाई करेंगे आप, तो लगेज जो है वो आप 20 kg ही रखेंगे, बाकी सारा आप हैंड कैरी में डालेंगे, ठीक है भाई साहब। तो ऐसे ही 100 जो है वो आपका सिलेबस होगा और बाकी जो ऊपर आएगा वो सारा रिवीजन। तो ये खेल हमें आते हैं, टेंशन ना ले, ये हम खेल लेंगे। ओके हो गया बेटा, आए जी अब ज़रा। जी बेटा जी, अगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो दोनों लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन में यूज़ किया है वो लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, दोनों लिखने से भी कोई मना नहीं कर रहा है। जी कौन सी 600 बेटा? ये 600 रुपये का ख़रीदा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इनिशियल पेमेंट ये की है, ये 600 का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। इसको तोड़ के दे रहा हूँ, 100 अभी दी है, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं मैंने बना के दे दी है 520। ना बनाता तो मैं और आप कैलकुलेट करते हैं। आए जी, क्या चल रहा है? डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का दूसरा नाम नोट, तीसरा नाम एनालिसिस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। 3 नाम है और भाई याद है? बेटा आप चुप हो जाए प्लीज, साइलेंट प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। क्लासेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट IS 38 पैराग्राफ नंबर 119। मंडे को टेस्ट होगा तो टेस्ट रूम में विदाउट स्टैंडर्ड किसी बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे हम, ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर आपने मेरे अरसल साहब को, क्योंकि अब हमने इन्विजिलेशन ख़त्म कर दिया, हमारे रिस्पेक्टेड TAs जो हैं वही इंशाल्लाह टेस्ट को सुपरवाइज़ किया करेंगे और अपने सीनियर से बिल्कुल इसी डिसिप्लिन में आपने बिहेव करना है जैसे आप किसी टीचर से करते हैं। और ये पॉलिसी मैं अभी क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, मंडे के टेस्ट में, हर मंडे के टेस्ट में विदाउट स्टैंडर्ड कोई स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम रूम में अलाउ नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी। उस वक्त आपने ये नहीं कहना मेरे सब कुछ दिमाग में है, मुझे स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है, टीए तुम क्या हो। तो हम अभी आपको बता रहे हैं वो टीचर असिस्टेंट है और मेरी एब्सेंस में वो एक्टिंग टीचर है और ड्यू रिस्पेक्ट उनका राइट है, ठीक है, और आपकी ड्यूटी है। और आई होप सो कि आप अभी से प्रोफेशनल लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, ठीक है बच्चों। अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन। ये सारे क्या हैं भाई, क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। पूरी लिस्ट किस पैराग्राफ ने दी? 119 में। ओके हो गया। अच्छा, ये सिखाया था कभी जिंदगी में एग्रीगेशन सेग्रीगेशन? सिखाया था भाई साहब, और आपको एरोप्लेन बनाया था मैंने, जहाज बनाया था, जहाज का एक इंजन था, पीछे सारी सीट्स थी, बॉडी थी, ठीक है भाई। जनरल डिस्क्लोजर पैराग्राफ 118 में एक एन एंटिटी शेल फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये देखिए भाई, 3 मैंने पिक्चर नोट में दी हुई हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन से आया, बाय किया, और अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट से आएगा वो भी यहाँ लिख दोगे कि गवर्नमेंट ग्रांट से आया, ठीक है। क्या बताना है? वेदर द यूजफुल लाइफ आर इंडेफिनिट और फाइनाइट एंड इफ फाइनाइट द यूजफुल लाइफ और द अमोर्टाइजेशन रेट्स यूज। अभी तक कोई इंडेफिनिट लाइफ का यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल वाले क्वेश्चन में गुडविल मौजूद थी और उसके साथ क्या लिखा करेंगे? इंडेफिनिट लाइफ, ठीक है जी। इंटेंजिबल की भी तो गवर्नमेंट ग्रांट आती है ना, सिखाया था आपको। देखिए ओ भाई, जो टेंजिबल चला गया ना उसको उतना याद रखेगा जितना यहाँ यूज होना है, वरना आपके दिमाग के कितने हिस्से हो जाएंगे? 2, ठीक है। और इंटेंजिबल बार बार कह रहा होगा मेरा बड़ा भाई भी था, तो आपने कहना है कि वो अब अपनी फैमिली के साथ है, आप ज्वाइंट फैमिली में, आप सिर्फ इधर फोकस कीजिए, ठीक है। तो दिल बार बार ना टेंजिबल एसेट की तरफ जाता है, दिल तो बच्चा है ना। द अमोर्टाइजेशन मेथड यूज फॉर इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ मेथड हमने अभी नीचे बताया है, आपने यहाँ पर ये एरिया तैयार किया है, ठीक है भाई। आगे
The gross carrying amount and any accumulated amortization aggregated with accumulated impairment losses at the beginning and end of the, ये देखिए भाई साहब, ये beginning, ये end, ये beginning, ये end, सारा बनाते हैं आप. हाँ जी, the line item of the statement of comprehensive income in which any amortization of intangible asset is included. सब नोट में आप लिखेंगे कि अमोर्टाइजेशन आप किधर लेकर गए. साइलेंट हो तो एडमिन में जाएगा, साइलेंट हो तो, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी. और अगर आपने सेलिंग पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो उसकी अमोर्टाइजेशन सेलिंग एक्सपेंस में जाएगी. ये है वो लाइन आइटम, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. रिकंसिलिएशन. एन एंटिटी शेल फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन internally generated asset and other intangible asset disclose the reconciliation of the carrying amount. What do you mean by carrying amount? WDV at the beginning and end of the period. Addition indicating separately acquired through, वो तीनों लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको. ओके, डिस्पोजल होगा तो सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है. इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन फ्रॉम इम्पेयरमेंट लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड, और ये रीवैल्यूएशन आपको नजर आ रही है. ठीक है, और अगर रिवर्स करेंगे तो क्या है, ट्रांसफर हो रहा है. एनी अमोर्टाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये नजर आ रही है, ड्यूरिंग द पीरियड. नेट एक्सचेंज डिफरेंस इंशाल्लाह फ्राइडे का टॉपिक है. IS 21 कब शुरू करवाऊंगा, फ्राइडे में इंशाल्लाह. कल इसका लास्ट डे, कल का है वेडनेसडे, आज क्या है, आज ट्यूसडे है, नहीं बीबी जान दे हो, आज वेडनेसडे है, वो कह रहे हैं वेडनेसडे है ना. तो कल या परसों ये ख़त्म होगा, हफ्ते वाले दिन शुरू होगा. और याद रखना 8-2 में छुट्टी से पहले छुट्टी की तो जब मंडे को आपको तो नहीं पता होगा ये चल क्या रहा है. ये कह रहा होगा मेरी आनियाँ बेचते मेरी यहाँ, इसलिए प्लीज़ यहाँ मार्जिन नहीं है. अम्मा गए मैंने साग बनाया, नया नया साग है, आके खा जा, तो अम्मा को कहना कि यहाँ फिर दालें खानी पड़ेंगी मुझे अगर मेरा 8-2 पहली अटैम्प्ट में ना होगा, क्योंकि जो अटैम्प्ट मिस होगी उतना वो आपको टॉप रेटेड फॉर्म से पीछे लेकर जाएगी, उतना फिर आप मल्टीनेशनल कंपनी के CFO के बजाय लोकल इंडस्ट्री के CFO बन रहे होंगे, सेठ कल्चर में जा रहे होंगे. सारी सलाहियतें लगा दें, जितनी सलाहियतें आपके पास हैं, क्योंकि ये डू एंड डाई वाला आपका मामला है. नॉकआउट राउंड है अब आपका. एक एक दिन, एक एक शाम, एक एक रात कीमती है. जिस शाम जिस रात में आपने पढ़ाई नहीं की, आप एक स्टेप पीछे जा चुके हैं और कोई आपसे एक स्टेप क्यू में आगे जा चुके हैं. ये तो क्यू है और उन्होंने आगे वाले जो बच्चे हैं उन्हें उठाना है टॉप 5 ने. अब आप देखें आप क्यू में कहाँ खड़े हुए हैं. अगर आपकी अटैम्प्ट ज़ाया नहीं हुई तो टॉप 5 में आपका आराम से नाम आ जाएगा. अटैम्प्ट ज़ाया हुई तो एक एक स्टेप पीछे. सिंपल बात है. अब ध्यान रखने के कितना वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं. अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ड्यूरिंग द, ये अदर हमेशा ही ख़तरनाक होता है. अगर कुछ आएगा तो लिख देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे. Disclosure under certain circumstances, an entity shall also disclose for an intangible asset assessed as having an indefinite useful life the carrying amount of that asset and the reasons supporting the assessment of an indefinite useful life. R2 के लेवल पे नहीं पूछता. हो सकता है आपको क्वेश्चन आए और उसमें रीज़न लिखी हुई हो कि हम इस इंटेंजिबल एसेट को अभी तक लाइफ क्यों असाइन नहीं कर सके. वो जो लाइन इंग्लिश की लिखी हुई होगी उसको उठाकर सब नोट में डालना होता है. ये मैंने FR1 में सिखाया हुआ है आपको कि क्वेश्चन में ऐसी बातें होंगी तो नज़र आ जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं लिखेंगे. तो ये बातें जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सर्टन सर्कमस्टांसेस हैं, वो वहाँ से उठाएगा, वो लिखेगा. हम अपनी गुलाबी इंग्लिश से उसे नहीं उठाएंगे. जो पेपर की इंग्लिश की लाइन है उसको एज इट इज़ प्रोड्यूस कर दें. ठीक है. और पेपर पे कहीं अपना नाम, बायोडाटा, शजर नसब लिखने की कोशिश ना करना. डियर एग्जामिनर मुझे इनकार हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे पास कर दे. ओए भोले,
ऐसा कुछ ना लिखाई, ठीक है। A description the carrying amount and remaining amortization period of any individual intangible asset that is material to the entities। अब क्वेश्चन में खुद कहेगा ये फला जो इंटेंजिबल है ना, इस पर हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, इसकी एग्जिस्टेंस ही हमारी सर्वाइवल की है। अब ये लाइन उसने कह दी, आप सब नोट में लिख देंगे क्या कि ये वाला एसेट जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, मटीरियल है। तो आपको नहीं पता कितने परसेंट मटीरियल कितने परसेंट इमटीरियल, वो लाइन बताएगा, उसको एज इट इज प्रोड्यूस कर देंगे। फॉर इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ एंड इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट द फेयर वैल्यू इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एंड वेदर अंडर द कॉस्ट मॉडल और द, ये क्वेश्चन में मौजूद होगा कि जो एसेट आपको गवर्नमेंट ग्रांट से आया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो हो सकता है ये लिखे कि अभी तक ये डिटर्मिनेबल नहीं है, फिर आप ये लिख देंगे इन रीजंस की वजह से फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है। द एग्जिस्टिंग एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड सिखा चुका हूं, याद है FAR1 में पाक पॉलिटिशियन कंपनी, और हमारा एक पर्टिकुलर जो ऑफिस था उस पर PTI ने स्टे लिया हुआ था और केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कुछ ऐसा ही किसी और टीचर ने भी बताया होगा। जब मैं ये कहता हूँ मैंने बताया तो मैं अपने सारे पेटी भाइयों को साथ ले रहा होता हूँ। जहाँ से भी आपने FR1 पढ़ा वहाँ सब नोट में उस टीचर ने ये बताया होगा, इस जैसा कोई क्वेश्चन करवाया होगा, और अगर क्वेश्चन नहीं करवाया होगा तो एटलीस्ट रीड करके बताया होगा कि भाई ये आ जाए तो ये लिखाना, ठीक है जी। जी हाँ, तो ये साथ बताएंगे ना, उसे हो सकता है हमने उसके लिए पे किया हो, ठीक है। समटाइम हम पे करते हैं और फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। हमने नॉमिनल अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट की दे दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को और उसकी फेयर वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे, तो हम लिख देंगे कि इन रीजंस की वजह से फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो रही। वो इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर लिख सकें तो फेयर वैल्यू लिखेंगे, नहीं लिख सकते तो ना लिखने की रीज़न अगर क्वेश्चन में है, अगर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन खुद बताएगा ये मुझे लिख दो सब नोट में और ये ना लिखो। नहीं मेन नोट में तो नहीं आएगा ना, मेन नोट में नहीं आएगा बेटा। द एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल, ये हो गया। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, मेरी अभी बात हुई है शिवाशिव, इतना अपना लेवल नहीं रह गया, कमाल हो गया यार। और नवाशिव छोटा लेवल है यार, बड़ी बात करो और बड़ी बात करो और बड़ी बात करो। हाँ मेरी अपनी घरवाली से बात हुई है, चलो आगे। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ, हमने कहा है कि हम 5 साल के बाद ये इंटेंजिबल बाय करेंगे, हमारा एग्रीमेंट हो गया। ऐसा पॉइंट भी हम FR1 में कर चुके हैं, लेकिन वो टेंजिबल के लिए था कि 5 साल के बाद मैं ये बाय कर लूंगा। तो यहाँ उधर टेंजिबल था, उधर इंटेंजिबल। डिस्क्लोजर इन केस ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट, इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर एट an entity shall disclose the by class of intangible asset the effective date of the, ये तो हमें याद हो चुकी कि लास्ट इस डेट पर रीवैल्यू हुआ था, वो बंदा प्रोफेशनल था, वो इंडिपेंडेंट था और उसने ये बेसिस यूज करके रीवैल्यूएशन की। तो बेसिस क्वेश्चन में वो बता दे तो लिख देना, ना बताए तो बेसिस को लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमें तंग करता था, गंदा बच्चा। Had the revaluation never took place, the WDV of the intangible asset would be, ये वो पॉइंट है। नई बातें, पुरानी बातें, तो अभी इसका मतलब उस FR1 और इंट्रो को क्या करो, जेब में संभाल के रखो। और ये नहीं जिप बंद कर दो और वो खुले ही ना, लॉक लगा दो। रोज देखा करो इंट्रो FR1, और ये छोटी सी जेब क्या है FR2। R2 छोटा सा है, पुरानी बातें ज़्यादा हैं, नई बातें कम हैं। द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट रिलेट्स टू इंटेंजिबल एसेट एट द बिगिनिंग एंड, सिखाया हुआ है। टेंजिबल एसेट में जाओ, सब नोट नंबर 4 में जाओ, मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये वो पॉइंट है। ओके, या इसमें ऐड होगा अरोज ड्यूरिंग द ईयर, या राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स।
तो नोट रिवाइज करें, बार बार कह रहा हूँ, टेंजिबल के नोट जो बनाए हुए हैं उनके सब नोट देखते जाएं, ये सारी वही चीज़ें हैं। डिस्क्लोजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, कौन सा पैराग्राफ है? 26, 126 और पढ़ें ज़रा, 1 मिनट लगाएं पढ़ें। An entity shall disclose the aggregate amount of research and development expenditure recognized as an during the period. R&D में कितना खर्चा लिखा, ये सब नोट में लिखना। Research and development expenditure comprises all expenditure that is directly attributable to research और, ठीक है, तो जो खर्चा आपने किया है उसे मेंशन कर दीजिएगा सब नोट में, और वो जब कीजिएगा जब यहाँ R&D नज़र आ रहा हो, ठीक है, और किसी खर्चे को आपने उसका कैपिटलाइजेशन में ना लेकर गए हो। और अगर यहाँ नोट में नज़र ही नहीं आ रहा है फिर सब नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो वेल एंड गुड, कोई मार्क्स की इशू नहीं है, ठीक है। आगे सुने, एडिशनल डिस्क्लोजर। अब हम क्या कहते हैं, यार हम वही लिख दें काफ़ी है, अब सर अंसारी किस पे आ गए? एडिशनल पे। जी जी, बुरी वाली डेवलपमेंट और रिसर्च, अच्छी वाली तो कैपिटलाइज हो जाएगी ना, और जो CWIP होगा वो इसमें नज़र नहीं आएगा, जैसे पहले नहीं आता था। लिख लें दोबारा, इंटेंजिबल का CWIP नोट में नज़र नहीं आएगा, इंटेंजिबल का CWIP बैलेंस शीट में नज़र आएगा, नोट में नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है? फौरन बात का मतलब बताएं ना, 2 नंबरी ना करें। 8:50, बहुत तेज हो गया। सही R2 का मज़ा आता है दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के स्टार्ट में, जब फोग होती है। ओहो हो, पैसे पूरे हो जाते हैं। यार आप ना मेरा एक रेस्टोरेंट खुलवा दे, आपकी मेहरबानी। जितना आप लोग अंसारी चाय वाला, पढ़ी लिखी चाय वाला, एन एंटिटी इज एनकरेज्ड बट नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द a description of any fully amortized intangible asset that is still in use. fully depreciated tangible asset भी होता है और fully depreciated intangible भी होगा। तो वो कहता है कि बता दिया करो कि ये इतनी वैल्यू के एसेट जो हैं ये fully depreciate हो चुके। and a brief description of significant intangible assets controlled by the but not recognized as assets because they did not meet the, क्या कह रहा है, एक डिस्क्रिप्शन दे देना सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट्स कंट्रोल्ड बाय द, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उसे एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया मीट। अब ये हमें नहीं पता कि कौन सी रीजन है जिससे कंट्रोल तो हमारे पास है लेकिन हम उसे इंटेंजिबल एसेट लेकर नहीं जा रहे। ये जब लीज में जाओगे तो एक कॉन्सेप्ट दूंगा, मसाले वाली बिरयानी, सादा बिरयानी। क्यों अरसल साहब? ठीक है भाई, उन्होंने पढ़ा हुआ इसलिए उन्हें पता है वाकई ये कॉन्सेप्ट है। अभी तुम क्या समझ रहे हो, सर अंसारी पक्के हो गए, इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लेना। लीज में एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बोलो। उस सादा बिरयानी वाली लीज में एसेट मेरे पास होगा, कंट्रोल मेरे पास होगा, लेकिन बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा होगा। निशानी रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो लाइफ टाइम इन हो जाए। अब इन बच्चों की जिंदगी में 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक सादा बिरयानी और एक मसाले वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, बल्कि इसे अभी रोके, इसे कल दिखवाता हूँ। इंसान बनो, टाइम हो गया, आइंदा ये कहा ना मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा।
मैं होता नहीं तो इसका मतलब तुम करने की पूरी कोशिश करते हो। हाँ चलो, नहीं अल्लाह हाफिज का बचा। रिवैल्यूएशन मॉडल, एक्टिव मार्केट, नो एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट हुई तो रिवैल्यूएशन होगी, और अगर नो एक्टिव मार्केट हुई तो रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती। एक्टिव मार्केट होगी, रिवैल्यूएशन होगी, एक्टिव मार्केट कंटिन्यू टू, तो अगर एक्टिव मार्केट कंटिन्यू रहेगी तो हमारी रिवैल्यूएशन भी कभी ईयर वाइज, कभी ईयर के गैप से, सिखाया हुआ है, खाली साल तो कभी खाली साल होगा, कभी हर साल रिवैल्यूएशन का होगा। ओके, और अगर एक्टिव मार्केट ने कहा मैं चली, तो हम एसेट को कहेंगे कि तुम्हें जो लास्ट रीवैल्यू किया था अब तुम इसी पे चलते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में नया टिल्ट नहीं आएगा। अब इंटेंजिबल एसेट जिसकी बड़ी रेयर है कि ओपन मार्केट हो, एक्टिव मार्केट नहीं है, तो रीवैल्यूएशन नहीं हो सकती। अब एक वैल्यूअर आया पैंट कोट टाई पहन के और आके क्या कहता है, अंसारी साहब मैं आपका इंटेंजिबल एसेट रीवैल्यू कर दूं, मैं क्या कहूँगा, नो रीवैल्यूएशन इफ वैल्यूअर असाइन वैल्यू विदाउट। तो इसका मतलब है प्रोफेशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और आकर इंटेंजिबल के लिए कहे मैं रीवैल्यू कर देता हूं, तो हम कहेंगे भाई मार्केट है, वो कहते हैं नहीं मार्केट नहीं है मैं करके दूंगा, तो हम क्या कहेंगे, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके, नो रीवैल्यूएशन इफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। भाई साहब याद रखना, रीवैल्यूएशन अपनी चीज की करवाना, समझ गए ना। हाँ, आपने जाना है सैलून में तो अपनी वाली को लेके जाना, समझ गए। क्या लिखा हुआ है, नो रिवैल्यूएशन इफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। अगर अम्मा ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और क्या कहा, नहीं जाएगी ये सैलून में, तो तुमने लेकर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अम्मा ने क्या लगाई हुई है। अब सुनो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। ये बेचारा इंटेंजिबल एसेट इस्तेमाल करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि तुम इसे बेच नहीं सकते, तुम इसे बेच नहीं सकते। इस बच्ची के पास फिशिंग लाइसेंस है, ये समुंदर के करीब बैठी मछलियां निकाल रही होती है। अब इसने कहा मेरी तो R2 की क्लास है, मैं चली। वैल्यूअर आ गया, उसने कहा कि आप जा रही हैं तो किसे देके जा रही हैं। उसने कहा नहीं मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि फिशिंग का लाइसेंस सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगी तो एप्लीकेबल है, कोई और इस्तेमाल करेगा तो मैं ट्रांसफर, ये बेच नहीं सकता और ये बच्ची, तो फिर रीवैल्यूएशन भी नहीं होगी। अब अगली बात और आखिरी बात, इंट्रो और FR1 में आपने देखा जो बच्चे टेस्ट देते रहे उनका प्रेशर रिलीज होता रहा, देते रहे टेस्ट देते रहे। कुछ बच्चियों ने टेस्ट देने को स्टॉप कर दिया, मैं इसे शेयर भी किया, सारी सारी हमें प्रेशर आ जाता है। ये प्रेशर R2 में क्यूमुलेट हो सकता है अगर आप वीकली टेस्ट नहीं देंगे, और ये रिलीज हो सकता है, ये डाइल्यूट हो सकता है अगर आप वीकली टेस्ट को ICAP का पेपर समझ कर देंगे। अब बताओ देंगे टेस्ट या नहीं देंगे? देंगे तो अपनी मर्जी से देंगे, हमारी मर्जी से देंगे? वो सिस्टम आप बताएंगे मैं बताऊंगा? चलें आप कैमरा इधर लाएं, फिर मैं इन्हें बताता हूं। आप जरा कैमरा इधर लाएं। आओ भाई टेस्ट का शेड्यूल डिस्कस करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट आप भी फोकस करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फोकस करें, सब बच्चे फोकस करें। सेशन कब स्टार्ट हुआ? इस दिन हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, मैं टीचर था आप स्टूडेंट थे, फिर हमने अपना टॉपिक शुरू कर लिया। पहला फीडबैक कब होगा इंशाल्लाह? ठीक है, और पहली असेसमेंट कब होगी? असेसमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, 3 टेस्ट के बाद चौथा जो टेस्ट होगा वो क्यूमुलेटिव हुआ करेगा, इसे हम मंथली असेसमेंट का नाम दिया करेंगे। मंथली असेसमेंट और 3 टेस्ट के एवरेज की बेस पर टॉप 3 जो हुआ करेंगे उन्हें राइस कैश प्राइस दिया करेगा हर मंथ। ठीक है, वही गरीबा वाली बातें करना। शहबाज शरीफ भी किंग सलमान का हाथ पकड़ के छोड़ता नहीं है, IMF की जो MD लेडी है उसका हाथ पकड़ के कहती पहले बहन बता कितना देगी, मंगता ही रहना। क्या यार मंगतों की क्लास में आया मैं। बच्चियां तो नहीं मांग रही ना पैसे, और अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड आई तो तुम्हारे पैसे
मैं ले लूं? ये लेवल होता है गरीबों। आगे चले, क्या होगा? आई कैप का रिजल्ट होगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को कामयाबी से वापस लेकर आए और ऐसी हरी भरी क्लास रहे FR1 के रिजल्ट के बाद भी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह से मांगते रहें। फिर पहली असेसमेंट का रिजल्ट आएगा 21 नवंबर से 23 नवंबर। दोबारा मैं आपकी बारगाह में पेश होऊंगा, आपकी अदालत में आप मेरी एवेल्यूएशन करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिएगा। अगर उसमें बिरयानी, चाय और बिस्किट और समोसों का नाम आया ना तो मैंने उसे कैंसिल कर देना। 20 से 25 नवंबर दूसरी असेसमेंट, फिर दूसरी असेसमेंट का रिजल्ट, थर्ड एवेल्यूएशन। तुम्हारी ईद आ जाएगी, हैं भाई, तुम्हारी ईद आएगी, हम कायदे-आज़म डे मनाएंगे और तुम अपनी ईद मनाओगे। ठीक है, 26 से 30 तक टर्म टेस्ट 1 रख रहा हूँ, 3 घंटे 15 मिनट का। इस टेन्योर में क्लासेस नहीं होंगी। आई कैप का प्रेशर एब्जॉर्ब कैसे करना है, कैसे नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आई कैप के पैटर्न पे इंशाल्लाह हम 3 घंटे 15 मिनट का आपसे टेस्ट लेंगे। यहाँ तक तकरीबन 60% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका होगा, तकरीबन 70%। जब 70% एक दफ़ा आई कैप के पैटर्न पे दे देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ फॉल कर रहा हूँ। 1 जनवरी से आगे टर्म टेस्ट 1 का रिज़ल्ट है, फिर 22 से 27 जनवरी असेसमेंट है। असेसमेंट में छुट्टियां नहीं हैं, टर्म टेस्ट जो है विद छुट्टियां होगा, यानी बिल्कुल डे शीट के हिसाब से चल रहे होंगे। 3 फरवरी को इंशाल्लाह मैं आपका सिलेबस ख़त्म करूंगा, एंड करूंगा। 5 फरवरी से 10 फरवरी तक मैं आपकी रिवीजन क्लासेस लूँगा। 12 से 17 फरवरी तक मैं आपको मॉक लीव्स दूंगा। 19 से 27 तक आई कैप की डे शीट पर हम आपके मॉक कंडक्ट करेंगे। 28, 29, 1, 2 तक हम आपको इंशाल्लाह उसके अब जैसे मैं अपने R2 को रोज जाके गले लगाता हूं और देखता हूं क्या हो गया, क्या रह गया, क्या हो गया, क्या रह गया, क्या हो गया, क्या रह गया, ऐसे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे शुरू हो गया देख लेंगे तो R2 हाथ में नहीं आएगा। अब ये तो मंथली टेस्टिंग है, ये तो हाफ सेशन टेस्टिंग है। अब आते हैं वीकली टेस्ट की तरफ। इस सेशन का कैलेंडर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी रीज़न इसमें एक ही छुट्टी आती है और मुझे पता है कि 25 दिसंबर को तुमने छुट्टी नहीं करनी, तुमने कहना अंसारी आ जा यार। ठीक है, मुझे पता है, अभी नहीं है, मुझे पता है आ जाओगे सर, देख लीजिएगा आप आ जाएंगे, मुझे पता है आप आ जाएंगे सर आप आ जाएंगे। टेस्ट टाइमिंग विल बी 8:15 टू 4 बजे बच्चे की एंट्री होगी, इसके बाद टेस्ट रूम में एंट्री नहीं है। वीकली टेस्ट 4 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 4 बजे तक आप आ सकते हैं, इसके बाद नहीं है। 4 बजे शुरू होगा टेस्ट, 5 बजे ख़त्म होगा, तो 4 बजे के बाद न्यू एंट्री नहीं होगी। पुराने बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो कंक्लूड कर रहे होंगे। वीकली टेस्ट कब से शुरू हो रहे हैं? रेगुलर टेस्ट थ्योरेटिकल 45 मिनट का और न्यूमेरिकल। और अगर सर अंसारी ने किसी दिन टेस्ट थोड़ा बड़ा बना दिया तो वहां गो अंसारी गो के प्ले कार्ड नहीं उठेंगे। ठीक है, टर्म टेस्ट का टाइम, असेसमेंट का टाइम, 2 वीक के बाद अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखनी क्या शौक है तो हम आपकी आंसर कॉपी उठाएंगे, हवाओं में उड़ाएंगे, जहाज बना के बेच देंगे तुम्हारी आंसर कॉपीज को। और मुझे लगता है कि R2 में ऐसा मौका नहीं आएगा इंशाल्लाह। चांद जब तुम्हें तुम्हारा नजर आएगा जब तुम्हारी छुट्टी होगी, और इस सेशन में तुम्हारे चांद नजर आने का कोई चांस नहीं, ना छोटी ईद है, ना बड़ी ईद है, ना मुहर्रम है। ठीक है, चलो कोई आर्टिफिशियल चांद ना ले आना। अंसारी साहब अम्मा कह रही है तेरा चांद नजर आ गया है। चलो 9, 16, 23, 30 4 सैंपल दे रहा हूं। 9, 16, 23, 30 कौन सा दिन, कौन सा सब्जेक्ट, टेस्ट नंबर 1, 2, आगे क्या आ जाएगी? असेसमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? असेसमेंट। ये इनके रिजल्ट। इस दिन जब आप 9 को पेपर देंगे तो 16 को अगला पेपर देने जा रहे होंगे।
एग्ज़ाम रूम में आपका पिछला टेस्ट चेक होकर रखा हुआ होगा। मेरी कोशिश होगी इन 6 दिनों में आपको इस टेस्ट की वीडियो भी अवेलेबल हो जाए इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि सर के पास टाइम निकलता रहे या एटलीस्ट इतवार को आकर वो रिकॉर्डिंग करवाते रहें। इस पैटर्न पे हम चलेंगे, चलते चलते, बोलो उधर देखते जाओ, चलते चलते कहाँ जाने हम, पता चले चलते गिर जाओ। चलते चलते 12 टेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलते चलते 3 असेसमेंट हो जाएंगी, चलते चलते 1 टर्म टेस्ट हो जाएगा, फिर चलते चलते इससे आगे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर चलते चलते इससे आगे मॉक आ जाएंगे, फिर चलते चलते तुम C5 में आ जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।